नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं वतन 24 टीवी। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भले ही बीजेपी 2014 में महिला सुरक्षा का दावा करके सत्ता में आई हो, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के नांगल में एक 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हद पार कर दी जाती है। तो संगम बिहार में भी एक डिफेंस में काम करने वाली युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार होती हैं। लेकिन अब जो कानपुर से घटना सामने आई है, उसने हर किसी को परेशान कर दिया है। घटना ऐसी है कि सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। उसी घटना को लेकर हम जिक्र करेंगे कि आखिर जो कानपुर की नई घटना आई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। पहले तो घटना क्या थी हम वो बता देते हैं। कानपुर में जो एक महिला थी 19 साल की, जो कि काम करने ऑफिस में जाती थी, वहाँ के मालिक द्वारा उसको काम के बहाने बोला गया कि उसको काम है तो उसके घर ले जाया जाए। तो मालिक उसको अपने घर ले गया, जबरन पैसा देकर कोशिश करने की, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। लड़की का लगातार मना करने के बाद जो मालिक है वो ज़बरदस्ती उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद उसको 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। इस घटना से मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको समझते ही हुए, सुनते हुए कि ऐसी ही घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। ऐसी लगातार घटनाएं हम अगर जिक्र करें गुड़गांव का, गुड़गांव में एक कामगार महिला थी जो घरों में काम करती थी, जो जहां पर मालिक उससे ज़बरदस्ती बलात्कार करके उसको मंजिल से ऊपर से नीचे गिरा देता है और फिर वो इंडिया छोड़ के भाग जाता है। तो इसके बाद अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, ऐसी कई घटनाएं हैं। या तो चिन्मयानंद की बात ले ली जाए, कुलदीप सिंह सेंगर की बात ले ली जाए, या हाथरस का मामला हो, उसमें लगातार देखने को मिलता है कि अगर ये घटना घट गई है, उसके बाद पुलिस का या प्रशासन का क्या रवैया रहता है। पुलिस कितने हद तक पीड़िता का या उनके परिवारजनों को कितनी सहायता देती है, न्याय तक कितना उनकी उम्मीदों को बढ़ाती है। हम साफ साफ देखेंगे कि पहली बार तो यहाँ पे नज़र आता है कि जो बलात्कारी है वो उसको बचाने का लगातार प्रयास किया जाए। एक बात ये कि उसने खुद जाकर पुलिस में कहा कि हमने रेप किया और छत से फेंक दिया। इतनी हौसला, इतने मतलब कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? इतना हौसला आ रहा है, पहली बात तो इतना कोई कर रहा है या इस तरीके से हरकतें जो कर रहा है, पहली बात तो उसको पता है कि मैं कर लूँगा या मेरे पास हिम्मत है। वो हिम्मत आती कहाँ से? वो साफ हम देख सकते हैं पीछे के दिनों से कई सारी घटनाओं से उदाहरण लेके हम देख सकते हैं कि ये हिम्मत कैसे मिलती है। उनको पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, उनको पता है हमारे सपोर्ट में पुलिस है, हमारे सपोर्ट में प्रशासन है, हमारे पास पावर है। सीधी सी बात है, उनके पास पावर है, इसलिए उनको इस चीज़ का डर नहीं लगता है। तो हम साफ साफ तौर पर देखें कि किस तरीके से सरकार महिला सशक्त करने का कार्य कर रही है। महिलाएं ऐसी, भारत की ज़्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर हैं। वो मजबूर क्यों है? पहला सवाल हम ये यूपी सरकार से करेंगे कि शिक्षित होंगी, स्वतंत्र होंगी या इंडिपेंडेंट होंगी, अपने रोजगार होगा तो हो सकता है वो किसी भी मालिक के अंडर में ऐसे काम करने को बच सकती हैं। वो ऐसे घटनाओं से, ऐसे छेड़छाड़ जैसे रवैये से, ऐसे बलात्कारी मौके से बच सकती हैं। और दूसरी बात हम देखें, प्रशासन या पुलिस प्रशासन की बात करें कि अगर पीड़िता के साथ ऐसी घटना घट जाती है, उसके बाद परिवारजन न्याय की गुजारिश करते हैं, उसके बाद होता क्या है? पहली बार तो एफआईआर दर्ज नहीं होती इस मामले से, या अलग अन्यथा मामला अगर देखे जाए, पुलिस का जो रवैया रहता है, पीड़िता के परिवार वाले को आरोपी साबित करने की कोशिश की जाती है, या ऐसे बलात्कार को ज़्यादातर आत्महत्या का कोशिश करने का मामला बनाया जाता है। ज़्यादातर बलात्कार का मामला नहीं बनाया जाता, ज़्यादातर रफा दफा करने के लिए कि पीड़िता ने ही आत्महत्या की है, उसने खुदकुशी की है, इसलिए क्योंकि वो बलात्कारी को बचाना चाहते हैं। सीधी सी बात नज़र आती है। और वहीं अगर हम कहें कि ये आंकड़े जो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें ज़्यादातर छेड़छाड़, बलात्कार और ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती है। शर्म की बात है कि इतने आंकड़े जो उसमें दर्ज तक नहीं होते हैं, जो हम सच नहीं मानते हैं। सीधी सी बात है, जो यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि आंकड़ों में गिरावट आई है। शर्म आनी चाहिए यूपी सरकार को कि आंकड़ों में जो गिरावट आई है, उन आंकड़ों को भी देखा जाए तो भयावन आंकड़े हैं कि उसमें भी कितनी बढ़ोतरी है, वो भी किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को दिखाता है। तो महिलाओं का पहला मुद्दा है कि सुरक्षा के लिए सरकार करती क्या है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे लड़की जो थी वो कुशवाहा समाज से थी। ये भी कहा जा रहा है कि जब कोई जघन्य अपराध होता है, वहाँ कास्ट और क्लास दोनों देखी जाती है। ये बिल्कुल देखी जाती है। आप हाथरस के मामले में देखेंगे, दलित महिला थी जो कि खेतीहर मजदूर कहा जाएगा कि वो खेतों में काम करती थी। वो
मजदूर है, खेतों में काम कर रही है, साफ साफ नज़र आ रहा है वो नीची जाति की है, वो पिछड़ी जाति से है, जो कि समाज ने उनको पिछड़ा हुआ माना हुआ है। उस तरीके से वो काम कर रही है तो वो मजबूर है उस खेत में काम करने के लिए, उस मालिक पे डिपेंडेंट है, वो अपने आप से कहीं काम नहीं कर सकती है। तो उसके लिए मतलब कहीं पे भी कोई कामगार जगह है महिलाओं की, वहाँ पर मालिक सिर्फ यही देखता है कि महिलाएं सिर्फ उनकी उपयोग की वस्तु है, सिर्फ उपयोग की वस्तु है। ये मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा, इसमें सरकार को भी पूरा सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इस तरीके की मानसिकता में दिखाता है कि उपयोग की वस्तु है और महिलाएं जो हमारे अंडर में काम करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब दलित महिला है, और आप देखेंगे कि दलित महिला है, लगातार केस चल रहा है हाथरस के मामले में, 1 साल हो गया है, उसमें लगातार परिवारजनों को 5-5 घंटा एक दिन कोर्ट में उनसे प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सीधा सा दिखाता है ठाकुर, ऊंची कास्ट का और नीची जाति के जो दलित हैं, उनको किस तरीके से सवालों से ही घेरा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनसे बार बार ऐसे सवाल किए जाते हैं कि उन्हीं की कोई गलती है। तो ये यकीनन रेप जैसी घटना पर जात से जोड़ना यकीनन बहुत ही शर्मनाक है। तो क्या लगता है कि योगी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? ये तो आप साफ ही देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े नज़र आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत का, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं देखी जाती। ज़्यादातर आए दिन छेड़छाड़ की घटना, आए दिन बलात्कार की घटना, हर 6 मिनट में पूरे भारत में एक ना एक लड़की के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार होता है। मतलब क्या है। और महिला आयोग, महिला संगठन जो लगातार, जो 16 दिसंबर 2 में निर्भया कांड के बाद लगातार आंदोलनरत रहा, महिला आंदोलन की ये जीत थी कि जिन्होंने आंदोलन के बाद वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की एक जीत हासिल की थी। निर्भया फंड, जो कि हम बस शायद कागज़ों में ही देखते हैं, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं है। हम वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को देखने जाते हैं दिल्ली में, जिस इलाके में, स्टेट में हम देखते हैं, अलग अलग भारत के इलाकों में देखते हैं, वो हमें खुले हुए नहीं मिलते ही नहीं है, कभी ताला लगा हुआ मिलता है। चाहे तो वो रात को देख लो 1:30 बजे, चाहे सुबह 4 बजे देख लो, चाहे दिन में 4 बार देख लो, कभी भी देख लो, बंद मिलते हैं। ऐसे में कोई पीड़िता है जो न्याय या जो किसी से मदद मांगना चाहती है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का मतलब क्या होता है? इस केस को जो है, कानपुर के केस को, डॉली कुशवाहा केस को सीमा कुशवाहा ने लिया है अपने हाथ में, तो क्या लगता है न्याय की कितनी उम्मीद है? देखो, जब तक महिलाएं अपने आप से संगठित नहीं होंगी, हर इलाके में जहाँ जहाँ असंगठित क्षेत्रों में उनकी छेड़छाड़ की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो महिलाओं को भी संगठित रूप से अपनी पहलकदमी शुरू करनी पड़ेगी। और शिक्षित करने के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि महिलाएं, कई बार ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया जाता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उनको नहीं पता है, कभी बताया ही नहीं गया है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे वो खुद स्वतंत्र हो सकती हैं, खुद रोजगार के लिए आगे अपना पहलकदमी कर सकती हैं और संगठित हो सकती हैं, हिम्मत आ सकती है। और एकता में ही बल है। महिलाएं जब तक संगठित नहीं होंगी तब तक वो अपनी न्याय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आगे गुजारिश या आगे हिम्मत नहीं कर पाएंगी। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी अगर सोचूंगी कि कभी भी आए दिन हम आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं या दिन में कभी जा रहे हैं, रात की बात छोड़ो, दिन में भी दोपहर में डर लगता है, कहीं सुनसान जगह से निकलने में डर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए। एक और युवा है, उनसे हम पूछे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल और मैं अधिवक्ता हूं और क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़ा हूं। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, जो संघर्षशील महिला केंद्र से जुड़ी हुई है, और संघर्षशील महिला केंद्र जो है घरेलू कामगारों के बीच में बहुत सालों से काम करता हुआ आ रहा है। और क्रांतिकारी युवा संगठन भी दिल्ली के या फिर देश के ऐसे कई इलाके हैं जिसमें घरेलू कामगारों का रहना बहुत है, वहाँ पे हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने एक समस्या को देखा है, वो ये है कि जो घरेलू कामगार होती है वो औरों के घरों में जो अमीर लोग होते हैं वहाँ पे काम करने जाते हैं, और उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है, क्योंकि उनको कानून के तहत जो है अधिकार मिलते ही नहीं है। कानून के तहत जो है वो अभी तक उनको रिकग्नाइज़ ही नहीं करा गया। तो एक तो ये समस्या है। तो जब तक आप उनको अधिकार ही नहीं देंगे तब तक तो ऐसी दुर्घटना आते रहेंगी। और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि ये घटना जो है पहली बार हुई है, चाहे वो मथुरा रेप केस हो या फिर खैरलांजी में 2006 में हुआ था वो दुर्घटना हो। ऐसी घटनाएं जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसी दुर्घटनाएं होती आ रही है। तो ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं, खासकर जो गरीब वर्ग से आती है, क्योंकि
वही सबसे महिला दबी आंदोलन कुचली है। लगातार ये मांग करता है कि कहाँ है वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, कहाँ है वो फंड जो निर्भया फंड के नाम से कागजों पे तो लिखा है, वो जमीनी स्तर पे नहीं दिखता है। तो जब तक ये फंड जमीनी स्तर पे नहीं होगा, जब तक ये महिलाएं अपने आप से आगे नहीं बढ़ेंगी, शिक्षित नहीं होंगी, खुद से अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, लोगों को पता ही नहीं कि हमारे क्या अधिकार है, क्योंकि तो बताया ये नहीं जो जाता है। महिलाओं के साथ जो जाति के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और जघन्य अपराध, तो ऐसे मामले कैसे रुक सकते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।